हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 परीक्षा। इस पाठ का उद्देश्य है संवेदनशील बनाना, परोपकार की भावना विकसित करना, मानवता का पाठ पढ़ाना। ठीक है, इसमें आगे है, क्या आपने कभी मुसीबत में फंसे किसी व्यक्ति की सहायता की है? हालांकि आज संसार के अधिकांश लोग स्वार्थी हैं, सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। उन्हें दूसरों के सुख दुख से कुछ लेना देना नहीं होता, चाहे कोई कितनी भी मुसीबत में क्यों न हो। पर इन स्वार्थी लोगों का हृदय मदद करने के लिए नहीं पसीजता। अब जो स्वार्थी है जिनको सिर्फ अपने खुद की स्वयं की सुख दुख की चिंता रहती है और उनको दूसरों की मुसीबत से कुछ लेना देना नहीं रहता। परंतु समाज में आज भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके हृदय में दया, आत्मबल और साहस है। ऐसे लोग स्वयं चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों न हो, पर दूसरों की मदद करने से एक कदम भी पीछे नहीं हटते। स्वार्थी लोग तो है ही, परंतु ऐसे लोग भी हैं आज जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे आते हैं। यही लोग हैं जिनमें आज भी मानवता विद्यमान है। इस पाठ में श्री जानकीनाथ अपने किस गुण और व्यवहार के कारण रियासत के दीवान चुने जाते हैं, यह पाठ को पढ़कर ही पता चलेगा। जो श्री जानकीनाथ जी है, एक महाराज होंगे, उनके रियासत में वो दीवान चुने जाते हैं, तो उनके किस गुण के कारण चुने गए थे वो हम देखेंगे। ठीक है, जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो उन्हें परमात्मा की याद आई। अब देखो, ये सुजान सिंह जो थे ये बूढ़े हुए तो उनको भगवान की याद आई। जाकर उन्होंने महाराज से विनती की। दीन बंधु दास से श्रीमान की सेवा 40 साल तक की। अब ये जो दीवान थे कितने साल से थे वहाँ दरबार में? 40 साल से। तो उन्होंने कहा कि महाराज, मैंने आपकी सेवा 40 साल तक की, अब कुछ दिन परमात्मा की भी सेवा करने की आज्ञा चाहता हूँ। अब मेरी अवस्था भी ढल गई है, मतलब वो बूढ़े हो गए हैं। राजकाज संभालने की शक्ति अब मुझ में नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी नेकनामी मिट्टी में मिल जाए। ठीक है, राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ने न माना तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब राजा जो है वो नहीं बोल रहे थे कि नहीं, आप छोड़कर मत जाओ, हम सब संभाल लेंगे। तो उन्होंने नहीं बहुत प्रार्थना की उनसे, तो महाराज ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आपको ही खोजना पड़ेगा। अगर आप दरबार से जा रहे हैं तो आपके जगह पर जो भी नया काम करने के लिए जो आएगा दीवान, तो वो आपको ही चुनना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में विज्ञापन निकला, रियासत देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने आप को इस पद के योग्य समझे, वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह के यहाँ उपस्थित हो। दूसरे ही दिन क्या किया उन्होंने, सुजान सिंह ने, कि जो अपने ये आते हैं न्यूज़पेपर, उसमें ऐड दे दी, एक विज्ञापन दे दिया कि रियासत देवगढ़ के लिए एक दीवान की ज़रूरत है। तो जो भी इस पद के लिए अपने आप को योग्य समझता है वह सुजान सिंह के यहाँ जाए। यह जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हो, मगर उनका हृष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। भले ही वो पढ़े लिखे तो होने ही चाहिए, पर ग्रेजुएट जैसे कोई डिग्री ना हो उनके पास, पर वो हृष्ट पुष्ट मतलब अच्छे तगड़े होने चाहिए। मंदग्नि के मरीजों को यहाँ तक आने का कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की परख की जाएगी। अब जो भी उम्मीदवार आएंगे उनकी 1 महीने तक रहन सहन, आचार विचार, उनका रहन सहन कैसा है, उनके बोलने का तरीका कैसा है, इसकी परीक्षा ली जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। अब जो इस परीक्षा में पास हो जाएगा उसे यह पद दिया जाएगा। इस विज्ञान ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की केद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल
चल खड़े हुए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। अब बहुत से लोग यह विज्ञापन पढ़कर अपना भाग्य आजमाने के लिए वहां देवगढ़ आए। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता था। कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी था तो कोई पुरानी सादगी पर फिदा था। अब बहुत से जगहों से, कोई मद्रास से आया, कोई पंजाब से आया, ऐसे बहुत से लोग वहाँ पर रायगढ़ आए। पीड़ितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। बेचारे सनत के नाम पर रोया करते थे। यहाँ उसकी कोई ज़रूरत ही न थी। रंगीन पकड़िया, चोगे और नाना प्रकार के अंगरखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सजधज दिखाने लगे। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनत की कैद न होने पर भी सनत से पर्दा तो पड़ा रहता है। अब वहाँ पर जो लोग आए थे वो अधिकतर कैसे थे? ग्रेजुएट थे। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर 9 बजे दिन तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा के दर्शन करते थे। मिस्टर ब को हुक्का पीने की लत थी, पर आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे। अब इसमें नाम बताए उन्होंने अ ब करके। एक जो मिस्टर अ बजे थे वो सुबह वो 9 बजे दिन के मतलब सोया करते थे, है ना। तो आजकल वो क्या कर रहे हैं? सुबह जल्दी उठकर, उषा का मतलब सुबह जल्दी, सुबह का दर्शन उठकर करते थे। फिर जो ब है मिस्टर, वो उनको काय की आदत थी? हुक्का पीने की थी। तो उन्होंने वो क्या करते थे? रात में दरवाज़ा बंद करके सिगार पीते थे। अब एक है मिस्टर द, स और ज से उनके घरों पर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। महाशय नास्तिक थे, हक्सले के उपासक थे। नास्तिक मतलब जो भगवान को नहीं मानता है। मगर आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पदच्युत हो जाने की शंका लगी रहती थी। मिस्टर ल को किताबों से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े धर्मग्रंथ खोले पढ़ने में डूबे रहते थे। अब जिनको बुक्स से, किताबों से भी मतलब नहीं पढ़ना अच्छा लगता था, वो भी आज बड़े बड़े धर्म ग्रंथ खोलकर वहाँ पढ़ते थे। जिससे बातचीत कीजिए वही नम्रता और सदाचार का देवता ही मालूम होता था। अब जो हर कोई जो है वो सदाचार से, नम्रता से, विनम्रता से बात करता था। शर्मा जी बड़ी रात से ही वेद मंत्र पढ़ने लगते थे और मौलवियों को तो नमाज के सिवा और कोई काम ही न था। लोग समझते थे कि एक ही महीने का झंझट है, किसी तरह काट ले, जो कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। अब उन्होंने क्या सोचा, एक महीने की तो बात है, अगर अपन अच्छा सबसे व्यवहार करेंगे और अपन इस परीक्षा में पास हो गए तो बाद में कौन देखता है कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन मनुष्यों को वह बूढ़ा जोहरी आड़ में बैठा देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छुपा है। ठीक है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझा कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मंजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखे। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए, तय हो गया, कोड बन गया, खेल शुरू हुआ और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। देखो, अब इसमें कोई हॉकी के खिलाड़ी थे तो उन्होंने सोचा चलो क्यों ना आज हॉकी का एक खेल हो जाए, ये भी एक विद्या है, हो सकता है हमारे हाथ का जादू चल जाए और हमको यह पद मिल जाए। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ने कूदने के खेल बच्चों के खेल समझते थे। अब रियासत देवगढ़ में हॉकी का खेल जो था ये बिल्कुल नया था। ऐसे वहाँ पर कोई खेल खेलते नहीं थे, शतरंज और ताश खेलते थे। खेल बड़े उत्साह के साथ जारी था। धावे के लोग जब गेंद लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है। अब हॉकी आप लोगों ने सबने देखी है, हॉकी का खेल, एक गेंद के पीछे से सबके सब लोग अपनी हॉकी की स्टिक लेकर भागते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई पानी की लहर दौड़ी चली आती है। ठीक है, आगे का लेसन अपन कल पढ़ेंगे। ओके।